नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मुजालदे वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है? क्योंकि आदिवासी की जो आज जीवन दर्शन है, आदिवासी की जो जीवन शैली है, आज की जो आदिवासियों की जो रीति रिवाज परंपराएं हैं और उसका हजारों वर्ष पहले की जो भारत की उन्नत नगरीय सभ्यता थी, जो विश्व की जो सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, उससे क्या कनेक्शन है? क्या सच में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आदिवासी थे, वहाँ के लोग मूल निवासी थे? क्या आदिवासी ने वो सभ्यता बसाई? और अगर आदिवासी ने सभ्यता बसाई तो आज आदिवासी इतनी हाशिए पे क्यों? इतनी उन्नत सभ्यता को विकसित करने वाला समाज आज जंगलों में, पहाड़ियों में, झोपड़ियों में रहने को क्यों मजबूर हुआ है? तो इन्हीं की कुछ चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे जो कि बहुत ही हमारे लिए एक ज़रूरी है। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि वास्तविकता में अगर हमारा आदिवासी समाज का अगर कनेक्शन है 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता से, तो हमारा समाज का वो वर्ग जिन्होंने हजारों वर्ष तक अपने रीति रिवाजों को, परंपराओं को जीवित रखा, तो वो कितने महान लोग हैं जिन्होंने आज भी अपनी संस्कारों में, अपने रीति रिवाजों में उस चीज़ को शामिल किया है। तो हम उन्हीं चीज़ों को बात करते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता बनाम आदिवासी संस्कृति। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर है क्या और इसका हमारे समाज से क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जब 5000 ऐसा माना जाता है कि लगभग 4500 से 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता रही होगी। क्योंकि जब 1921 में जब पहली बार इसके हड़प्पा नामक स्थल खोजा गया, वहाँ से फिर धीरे धीरे से कई वर्षों में नई खोज की गई और उन्हीं जगहों में कई तथ्य, कई प्रमाण, कई औजार, कई ऐसे साधन मिले जहाँ जो हजारों वर्ष पहले जो वहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अपने जीवन में उनको अपनाते थे। उनके सामाजिक संरचनाओं में उन चीज़ों का महत्व था और उन्हीं चीज़ों को आज आदिवासी समाज में किस नज़रिए से देखा जाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे ही सभ्यता नहीं बनी, उसके पीछे हजारों लाखों वर्ष का मानव का क्रमिक इतिहास रहा है। जैसे कि सबसे पहले जब इस धरती पे जब इंसान के रूप में थे तो वो क्या करते थे? अपने खाने पीने के लिए प्रकृति में जो संसाधन थे उनसे अपने जीवन की पूर्ति करते थे और जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहते थे, जो पेड़ पत्ते वगैरह खा के अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन काल चक्र में उन्होंने जैसे जैसे उनको ज़रूरत पड़ी कि नहीं हमें और कुछ चीज़ें करनी चाहिए, तो उसी क्रम में आँख का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। क्योंकि जब व्यक्ति घुमक्कड़ प्रजाति के जब लोग थे, वो खाना बदोश लोग थे, एक जगह दूसरी जगह जाने लगे, तो उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी कि यार हम चीज़ों को कहाँ से कहाँ तक उठा कर ले जाए। तो उन्होंने पहिए का आविष्कार किया जिससे कि उनको कहीं सुगमता मिली, कहीं आसानी मिली सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। और जब फिर उनको लगा होगा कि अब हमें एक जगह स्थायी रह के निवास होना चाहिए, निवास करना चाहिए, तो फिर उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति आई और हो सकता है उसी का परिणाम रहा हो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आज से 5000 वर्ष पूर्व उन लोगों ने ऐसी विकसित करी कि विश्व की जितनी सभ्यताएं थी उनको एक तरफ कर दे और सिंधु घाटी सभ्यता कर दे, उनसे कई गुना बड़ी और कई गुना विकसित और समृद्ध ऐसी सभ्यता थी। तो वहाँ के लोग और आदिवासी समाज के लोग क्या कनेक्शन है? क्या आदिवासी लोग सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे? क्या उन्होंने वो सभ्यता को विकसित किया, उस सभ्यता को बनाया? तो ये चीज़ें हमारे आदिवासी समाज में कहाँ झलकती है? जैसे कि हम अगर पढ़ते हैं, हमें बहुत सारी रिसर्चों में ये चीज़ सामने आई है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और उसका जिक्र क्यों किया गया है? आज के समय में अगर मेरे पास 100 रुपये है तो मुझे मार्केट में कोई सामान लाना, मैं कोई सी भी दुकान में जाके खड़ा हो जाऊंगा और मुझे सामान चाहिए तो पैसे दूंगा और सामान ले लूँगा। लेकिन जब आज हजारों वर्ष पहले जब पैसे नहीं थे तो वहाँ के लोग कैसे कोई चीज़ लेते होंगे और कैसे कोई चीज़ देते होंगे? तो वहाँ पे कौन सी प्रक्रिया काम करती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मैं किसी और से लेता था और अगर उसको कोई मेरे से ज़रूरत है उसके बदले में मैं अपनी चीज़ देता था। तो वहाँ पे क्या है, वो वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब एक तरीके से मेरी ज़रूरत की चीज़ दूसरे से लेना और दूसरे की ज़रूरत की चीज़ अगर मेरे पास है तो मैं उसको देता था। और यही चीज़ आज आदिवासी समाज में झलकती है। आज भी गाँवों में देखा जाता है कि अगर मान लो किसी के घर गेहूँ का आटा नहीं है और उसके घर मक्का का आटा है तो वो क्या अपने पड़ोस में जाते थे, पड़ोस में अपने घर गेहूँ का आटा लेके जाते थे और मक्का का आटा लेके आते थे। मतलब जो चीज़ ली उसके बदले में कोई और चीज़ देना। तो
और ये चीज़ काम वो खेती गृहस्थी में हर चीज़ में झलकती है आदिवासी समाज में। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर हमारे कोई गरीब किसान है और उसके घर में बैल नहीं है, उसको खेत का काम करना है, तो वो किसी के यहाँ से बैल लेके आता था और अपना काम करता था। और जब सामने वाले के यहाँ कोई ऐसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती थी या उसके मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी या कुछ और नई चीज़ की जरूरत जो उसके पास है, तो वो अपनी चीज़ उसको देता था। मतलब मेरा काम आप निकालो, आपका काम मैं निकालूँ। तो ये प्रणाली आज भी आदिवासी समाज में देखी जाती है। और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज इतना मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो ये प्रणाली आज भी उनके लिए बहुत मायने रखती है। उसके बाद में हम बात करते हैं समाज की, तो सामाजिक संरचना कैसे थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ के जो जितने भी चीज़ें मिली हैं और उसमें रिसर्च किए गए, उसके आधार पर ये विश्लेषण किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक लेते, मतलब महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाता था। और यही कि हमारे आदिवासी समाज में आज भी ये महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। और आज भी हमारे आदिवासी समाज की महिलाएं पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा बाजार हाट जाती है। घर की कोई से डिसीजन में महिलाओं को बहुत योगदान होता है और पुरुष भी महिलाओं को बराबर उनको तवज्जो देते हैं और हर चीज़ में उनसे राय मशवरा करते हैं। चाहे खेती गृहस्थी की बात हो तो महिलाएं आधी रात को खेत में जाके अकेला काम कर सकती है आदिवासी समाज में। तो महिलाओं को कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये पितृसत्तात्मक समाज में, मतलब आदिवासी समाज में आज भी झलकता है कि यह मात्र सत्तात्मक समाज है। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये चीज़ पाई गई कि वहाँ के लोग मात्र सत्तात्मक समाज वाले थे, मतलब महिलाओं को भी बराबर भागीदारी होती थी पुरुषों के साथ में। फिर बात करते हैं जैसे वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ स्थलों में मनके पाए गए। मनके एक तरीके के जो आभूषण होते हैं जो कि पहनने के काम, गले में हाथ में पहनने के काम में आते थे और वहाँ के लोग आभूषण प्रिय थे। और आज भी आदिवासी समाज में देखा जाता है कि चाहे वो बाजूबंद हो, गले में कुछ पहनना हो, सर पे कुछ पहनना हो, तो आज भी वो आदिवासी लोग आभूषण प्रिय। हर त्यौहार, उत्सव, महोत्सव में वो अपने शरीर को लेके, अपने दिखाव को लेके बहुत ही सक्रिय रहते हैं। बहुत उनमें ऐसा रुझान रहता है, बहुत अच्छा मतलब उनका ड्रेसअप रहता है। और उनके पास जितनी भी चीज़ें रहती है कहीं न कहीं प्रकृति से रिलेटेड होती है। चाहे वो उनका सर का ताज ले लो तो प्रकृति, कोई पत्ते मिलेंगे, पेड़ पौधों के पत्ते मिलेंगे, उनके गले में वैसे औजार मिलेंगे जो कि इतिहास को अगर खंगालेंगे तो हमें सामने ऐसा महसूस होगा कि ये लोग ऐसा क्यों हज़ारों वर्ष से ये चीज़ें गले में लटका रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं, जैसे मन के वहाँ मिले। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि एक दो जगह जैसे राखी गढ़ी हो गया, बम नाली हो गया, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल पे पाए गए, उसमें भी ऐसी चीज़ें सामने आई कि जैसे हल बनाए हुए, जैसे बच्चे आज के समय में हमारे गाँव में खेलते कूदते रहते हैं, तो उनके आसपास की चीज़ों जो देखते हैं, जैसे कि मम्मी मेरे खेत में खाना लेके जा रही है, मेरे पापा हल चला रहे हैं, बक्कर चला रहे हैं, मेरे पापा बेल जोत रहे हैं, तो वही चीज़ों को लोग बच्चे क्या करते हैं, अपने मिट्टी से बनाने की कोशिश करते हैं, उनको आकार देने की कोशिश करते हैं। हल बनाएंगे, चक्की बनाएंगे, ऐसे कोई उनके खिलौने की तरीके से वो दिखते थे। तो ये उस समय 5000 वर्ष पूर्व वहाँ की स्थिति वैसी रहेगी और कुछ ऐसे खिलौने प्राप्त हुए जिनसे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग कृषि के बारे में भी जानते थे और वहाँ के लोग हर चीज़ के बारे में बहुत उनका अच्छा नॉलेज था। आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, क्योंकि आज के समय में हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। उस समय अगर ऐसी भाषा नहीं थी तो उस समय के लोग अपने रहन सहन में उनका संवाद का क्या जरिया था, वो अपने इतिहास को कैसे संजो के रखते थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो लिपि ऐसा पाया गया कि वहाँ की उनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक से मतलब है कि वो अपने भावों को दीवारों पे, चट्टानों पे, गुफाओं में, जहाँ भी उनको जगह मिलती थी वहाँ पे उकेर देते थे। तो कहीं ऐसे जगह पाए गए जहाँ पे उनको शिकार करते हुए दिखा गया, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे उनको प्रकृति के जितने भी तत्व होते हैं उनको उन्होंने अपने पत्थरों पे, शिलालेखों के माध्यम से दुनिया के सामने आज तक जीवंत रखा। और यही चीज़ आदिवासी समाज में देखी जाती है। आदिवासी समाज में कई ऐसे तीज त्यौहार आते हैं, कई ऐसे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें गाँव के महिलाएं या पुरुष विशेष रूप से भित्ति चित्र बना के, भित्ति चित्र के माध्यम से प्रकृति के जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति,
पशु पक्षी मानव सबको अब दीवारों पे अंकित करते हैं। तो ये का कहीं ना कहीं आज भी आदिवासी समाज वो चीज़ अपने भावों को चित्रों के माध्यम से प्रकट करता है और यही की चीज़ सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिली। और फिर बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस सभ्यता के लोगों ने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। और वही का वही संबंध आज आदिवासी समाज में हम देखें तो आदिवासी समाज में कांसे के बर्तन का आज भी बहुत महत्व है। और ये ऐसी कई चीज़ें हैं जैसे कि जो सामाजिक संरचना की हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समूह में काम करते थे। वहाँ पे ऐसा तत्व प्रमाणों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे कोई राजा का शासन नहीं था, वहाँ पे समूह में लोग रहते थे, समूह में काम करते थे, समूह में डिसीजन लेते थे। और आज भी आदिवासी समाज में देखा जाता है कोई भी चीज़ हो, कोई भी समस्या हो तो उसके समाधान के लिए गांव के लोग बैठते हैं और गांव के लोग बैठने के साथ में सब मिलजुल के उसके निराकरण के ऊपर बात करते हैं, सबकी सर्वसहमति से कोई निर्णय लेते हैं। तो मतलब कुल मिला के वो क्या करते हैं, समूह में काम करते हैं। तो उस समय भी लोग समूह में काम करते थे और आज भी आदिवासी समाज समूह में काम करता है। और फिर बात करते हैं आज अभी जैसे राखीगढ़ी वगैरह वहाँ पे जो कंकाल वगैरह मिले उनके डीएनए के आधार पर जब पता किया जाता है कि यहाँ के लोग कौन लोग जो थे, ये जो डीएनए है ये वास्तविकता में इस देश के मूल निवासियों का डीएनए है या विदेशी आक्रांताओं का डीएनए है, तो ये कैसे पता चलता है। तो उस समय में लोगों ने क्या किया, शवों को दफनाया। और जब शवों को दफनाया और आज जब खुदाई हो रही है कहीं स्थलों की तो वहाँ पे कई कंकाल प्राप्त हमें हो रहे हैं। वो कई कंकालों में हमें कई तरह के रिसर्च में सामने आया कि वो लोग आदिवासी थे या कोई बाहरी आए हुए थे, ऐसे कई रिसर्च आए। तो उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व ऐसी ये छोड़ दी हमारे लिए कि हम आज उसके ऊपर शोध कर रहे हैं। अगर वो लोग अगर ऐसा नहीं करते वो, और आदिवासी समाज में भी आज भी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे शवों को जलाने की प्रथा भी थी, शवों को दफनाने की प्रथा भी ऐसा रिसर्च में सामने आया है। जलाने की भी प्रथा थी और दफनाने की भी प्रथा थी। और आदिवासी समाज में भी देखा जाता है कि कई क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में कहीं जगह जलाया भी जाता है, कई जगह दफनाया भी जाता है। लेकिन दफनाने के पीछे ये दफनाने के पीछे एक रीज़न है कि अगर मान लो मैं हूँ, आज मैं मर गया हूँ, अगर मुझे आज ज़मीन में दफना दिया तो हो सकता है हज़ारों वर्ष बाद जब ये नहीं रहेगा, ये धरती पे इंसान नहीं रहेंगे, जब सब कुछ ख़त्म कभी हो जाएगा तो फिर नए लोग आएंगे और नए लोगों के पास क्या चीज़ रहेगी कि आज से हज़ारों वर्ष पहले कौन था, क्या था, उनके क्या कैसे लोग रहते थे, कैसा रहन सहन था, क्या खाते पीते थे, तो कैसे प्राप्त होंगे। तो या तो हमारे कपड़ों से प्राप्त होंगे या फिर हम जिन चीज़ों खान पान जो हमारा रहन सहन, हमारे घर गृहस्थी, हमारे जो चीज़ें हैं, ये जो ज़मीन में यही चीज़ दफन होगी और ये हज़ारों लाखों साल बाद लोग जो खोजेंगे तब वो भी आकलन करेंगे कि नहीं यार वहाँ के लोग ऐसी चीज़ें वापरते थे, इन चीज़ों को ऐसे बर्तनों का प्रयोग करते थे, उनका पहनावा ऐसा रहा होगा, इनकी भाषा ऐसी रही होगी और इनकी समस्त तरह की चीज़ें ऐसी रही होंगी। तो ये कैसे पता चलेगा जब हम कुछ चीज़ें छोड़ के जाएंगे। तो आज से 5000 साल वर्ष पहले जब वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वहाँ एजुकेशन नहीं था, वो लोग कुल उनके पास लिपि का ज्ञान नहीं था, भाषा का ज्ञान नहीं था, फिर भी वो लोगों ने आज हमारे सामने इतने सारे चीज़ें छोड़ के गए हैं। और वो सारी चीज़ें आज सबसे ज़्यादा अगर कोई करीब महसूस होता है तो उसके पास आदिवासी समाज होता है। आदिवासी समाज और सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो आप भी उसके ऊपर सर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसको पढ़िए। तो आप अगर किसी को सबसे ज़्यादा उससे जुड़ा हुआ पाओगे तो आप आदिवासी समाज को ही पाओगे। और आदिवासी समाज ही है। और आदिवासी समाज का वो तबका जो आज भी गाँवों में, शहरों से दूर रह के गाँवों में रह रहा है, कस्बों में रह रहा है, जंगलों में रह रहा है, पहाड़ों में रह रहा है, तो उनकी पूजा पद्धति, उनकी रीति रिवाज, उनमें वो सारी चीज़ दिखाई देती है। और कहीं मर्तबा हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी हम उनको बोल देते आप लोग ये क्या कर रहे हो, इससे क्या मिलता, लेकिन उन्होंने हजारों वर्ष की परंपराओं को, हजारों वर्ष की रीति रिवाजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। और वो आज हमें देख के आज वो हमें इस लायक बनाया है कि हम आज इतना सोच समझ सकते, इतना कुछ कर सकते हैं। तो आप भी चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और आप भी विश्लेषण कीजिए और आप तथ्य प्रमाणों खोजने की कोशिश कीजिए। क्या वास्तविकता में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आदिवासी थे? क्या वहाँ के लोग मूल निवासी थे? और अगर मान लो वहाँ की इतनी उन्नत नगरीय सभ्यता थी और अगर आदिवासी लोगों ने वो सभ्यता बसाई, मूल निवासी लोगों ने सभ्यता बने, तो आज आदिवासी लोग और जो जिन लोगों ने सभ्यता को बनाया वो आज झोपड़ी में कैसे आ गए? ये हमारे लिए सोचने का विषय, चिंतन करने का विषय है। और मिलते हैं हम
अगले वीडियो में और कुछ नई चीज़ों को लेके अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करें और हमें समर्थन और प्यार दीजिए ताकि हम और समाज के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें सामने ला सके और आदिवासी जीवन दर्शन और आदिवासी संस्कृति, आदिवासी रीति रिवाज, आदिवासी परंपराओं को लोगों तक पहुँचा सके।